हेलो, मेरा नाम किरण सिंह है। मैं आपको नेट की परीक्षा में उपयोगी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है, इन्हें मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगी और आपके उपयोगी होगा। प्रथम संस्करण का वक्तव्य प्रथम संस्करण का वक्तव्य मैं पढ़ने जा रही हूँ। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सैगर ने सन 1833 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबसर कोष्टक में ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि हिंदी जब कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेगर ने 1883 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। किसने प्रस्तुत की थी? शिव सिंह सेंगर नामक कवि ने, लेखक ने। इनके पहले 1889 ईस्वी में डॉक्टर, जो उनका नाम है ग्रियर्सन, ने मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर फॉर नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। जिस प्रकार से शिव सिंह सेगर ने अपनी पुस्तक 1883 में प्रस्तुत किया था, जिसका नाम था वृत्त संग्रह शिव सिंह सेगर का था, उसी तरह से ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्कुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक ऐसा बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला था। उनका थोड़ा छोटा था और इनका बड़ा था। काशी की नागरीय प्रचारीय सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी रही। पहले जो लोगों ने हाथों से लिखी थी, वह पुस्तकें घरों में लोगों को अज्ञात पड़ी रही, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं था। जो हिंदुस्तान के लोगों ने लिखी थी पुस्तकें, वो अपने घरों में हस्तलिखी, हाथों लिखे वाली रखी रह गई, क्योंकि उस समय प्रिंट की व्यवस्था नहीं थी, प्रिंट नहीं होते थे, इस वजह से उन्हें कोई पढ़ नहीं सका था। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की, यानी पुस्तकों का जो सरकार ने आर्थिक सहायता की, उसने सन 1900 में से पुस्तकों की खोज की। 1900 में सरकार ने पुस्तकों की खोज की, कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, क्योंकि जब देश हमारा गुलाम था तो हम लोग ज़्यादा अपने पुस्तकों और उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। हाथों से लिखे हुए थे और उससे पहले प्रिंट भी नहीं था, तो लोग हाथ से लिखे ग्रंथों को रखते थे, तो ज़्यादा प्रकाशित नहीं हो पाती थी और ज़्यादा लोगों के पास पहुंच नहीं पाती थी। तो सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टर में सैकड़ों अज्ञात कवियों के समय 1911 में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के, जो अज्ञात थे यानी जो जाने हुए थे, जानते थे लोग, और अज्ञात थे जिन्हें लोग नहीं जानते थे, ज्ञात अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में कब पता लगाया? 1911 में। और सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयुत पंडित श्याम सुंदर बिहारी मिश्र आदि, मिश्र बंधुओं यानी श्रीयुत पंडित श्याम बिहारी मिश्र, श्रीयुत मतलब श्री श्याम बिहारी मिश्र, पंडित श्याम बिहारी मिश्र ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह निकाला। यानी शिव सिंह सेंगर के बाद कौन बड़ा भारी
कवि संग्रह निकाला, कवि संग्रह मिश्र बंधु विनोद। किसने निकाली? मिश्र बंधु विनोद। और किस सन में निकाली? 1913 में, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों को भी समावेश किया गया है। 3 भागों में प्रकाशित किया गया। इस मिश्र बंधु विनोद की पुस्तक बहुत बड़ी जो भारी था। कवि वृत्त संग्रह ये 3 भागों में प्रकाशित हुआ। किस सन में निकाला गया था? 1913 में। और किसने निकाला था? मिश्र बंधु विनोद ने। ये कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में प्रकाशित किया गया था। कितने भागों में प्रकाशित किया गया था? 3 भागों में। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। यानी कि जब इसकी श्रृंखलाबद्ध इतिहास निकाली गई, इसकी आवश्यकता हुई और इसको निकाला गया, विचार किया गया, तो छात्र और अध्यापक दोनों अनुभव कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटित रही है, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। यानी उस समय, उस काल में काल विभाग के अनुसार इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई देता था कि कहाँ से संग्रह ढूंढा जाए। लोग घर में रखे थे, किसके घर में जाया जाए, कैसे ढूंढा जाए, तो ये कठिन लग रहा था। 700-800 वर्षों के संचित ग्रंथ राशि सामने लाई गई। कितने? 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सबके सामने आई थी। पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण हो। ऐसी सामग्री निर्दिष्ट नहीं कर पाए थे लोगों ने, ऐसे सारणीबद्ध नहीं हो पाया था कि यह सामग्री वर्गीकरण किया जाए सही से। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। यानी कह रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केवल काल चक्र से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुंच सकती थी। सारे रचनाकार को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर, यानी सारे रचना काल के केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर, यानी आदि का, मध्य का, पूर्व का, उत्तर का इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना। वो कह रहे हैं कि जो रचना काल है, जो लोगों ने घरों में रख रखी है या लोग जो पढ़ने उपयोग कर रहे हैं, उनको किस तरह से बांटा जाए, कैसे आंख मूंद कर बांट देना चाहिए। यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है, कैसे ऐसे कैसे लिख दिया जाए, यह देखना चाहिए ना बुक के अंदर कि लेखन के अंदर क्या लिखा गया है, किस हिसाब से इसे रखा जाए। क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। मैं दोबारा से इसे पढ़ती हूँ। सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। समझे? इस तरह से किसी ऐसे हम चुपचाप से कैसे बांट दें, यार इसमें क्या लिखा है, किस हिसाब से बांटें, ये कह रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं और बता रहे हैं। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की
बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। उन्होंने कहा अपनी किताब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों के लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास की काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाएं के निरूपण कर एक कच्चा ढांचा खड़ा किया। क्या करें? पहले कच्चा ढांचा बनाया। जैसे लोग पहले कच्चे लिख देते हैं, फिर उसको उसमें सुधार करके आगे बढ़ाते हैं। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। वो कह रहे हैं कि विकास को मैंने पहले इसको भाषा और साहित्य का विकास दिए, फिर आगे चलकर उन्होंने मैं इस पुस्तक का नाम इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा, यानी साहित्य का इतिहास। उस किताब को पहले क्या नाम था इसका? भाषा और साहित्य का विकास। बाद में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपदान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के पहले क्या लीजिए? काल विभाग कह रहे हैं रामचंद्र। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है, कह रहे हैं मतलब इनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, वह एक अलग काल माना गया। क्या अलग काल माना गया? किसी विशेष ढंग की रचनाओं में प्रचुरता दिखाई पड़ी, वह अलग काल लगा, यानी जिसकी रचना में अधिक प्रचुर रही, रचना के हिसाब से उन्होंने काल को बांटा माना गया। और उस नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया, यानी जैसा रचना था वैसा उन्होंने काल दिया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले और वह परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होगी। जैसे यदि कि ऐसी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं। 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं। जो जिस ढंग से रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यप शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। कितनी हैं? 20। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरी ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जिस पुस्तक में जिस ग्रंथ में हमें जैसा मिला, जैसी सामग्री मिली, मैंने उसी हिसाब से काल को बांटा। विशेष तो विशेष तरह प्रसिद्धि भी इसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया, यानी इन्होंने पुस्तक के विचार को रखकर और उन काल विभाजन किया। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या रखा? वीर गाथा काल। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। ये क्वेश्चन आता है कि आदिकाल का नाम क्या रखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तो इसका उत्तर होगा वीर गाथा काल रखा। रचनाएं इन्होंने 2 भागों में बांटी। इस काल को वीर गाथा काल को 2 भागों में बांटा, अम्भ्रंश और
देश भाषा। दो भाषा बांटा, अपभ्रंश भाषा और देश भाषा बोलचाल में। बोलचाल की दो भाषा है। ये वीर गाथा काल को उक्त काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं लिख दिया उन्होंने, एक अपभ्रंश भाषा की रचना और एक देश भाषा की रचना। ठीक है, तो कितने भाषा की? अपभ्रंश और देश भाषा, दो भाषा इन्होंने बांटे। दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं इनकी इन वीर गाथा काल में। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधित जो साहित्य की कोट में नहीं आती, और इसकी उल्लेख केवल यह दिखने के लिए किया गया कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं। कितने हैं साहित्य पुस्तकें? आचार्य रामचंद्र सूद हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि जो पेज नंबर 7 पर है, साहित्य पुस्तकें केवल 4 हैं। कौन से? विजय प्रताप रासो, दूसरा हमीद रासो, तीसरा कीर्ति लता, चौथा कीर्ति पताका। यानी ये आपको पूछता साहित्य पुस्तकें कितनी है, तो 4 पुस्तकें हैं। विजयपाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। कितने पुस्तकें हैं साहित्य? 4 हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। विजयपाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। विजयपाल, हमीद, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, 4 हैं। यानी अभी तक आपको 3 क्वेश्चन मिले, जिसमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। इनके भीतर 2 प्रकार की रचनाएं हैं, अपभ्रंश और देश भाषा। तीसरे नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की पुस्तकें 4 बताई हैं, विजयपाल रासो, हमीद रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये आपके उपयोगी होगा। नमस्कार।